मुताबिक जो कि साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी है, उसके मुताबिक इंडिया दुनिया के तीसरे नंबर पर आ गया है बड़ी बड़ी कंट्रीज को बीट करने के बाद। गाइस क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे हर एक न्यू अचीवमेंट की जा रहा है। अगर हम उसके बरक्स बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के रिसर्च टेक्नोलॉजी में कहाँ रिलायबल कर, अभी साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करें तो दुनिया देखती का रेस लगाई हुई दुनिया ने, कौन आगे जाता कौन आगे जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना की, चाइना के बाद अमेरिका की, अमेरिका के बाद इंडिया की, तो ये बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इन सब मोबाइल को देखें तो? पहली बात तो यह है, आप कई मुल्कों के नाम छोड़ गए हैं। अमेरिका और चाइना के बाद एकदम इंडिया आ गया है। इंडिया में तो अमेरिकन और जर्मन और दूसरे चाइनीज कंपनियां लगी हुई हैं। वो उधर उनको लेबर सस्ती पड़ती है, इस वजह से वो उधर काम कर रहे हैं। और हकीकत में चाइना इंडिया में तो कोई अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सारी टेक्नोलॉजी तो बाहर से कंपनियां अपने साथ लेके आई हुई है ना। और एक अच्छी इंडस्ट्री है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी इंडस्ट्री, उसके अंदर लोग, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कोई बेकार सी भी चीज़ होती है वो जब आधी वहां भी ले ले उधर की, तो वो तो उनकी तो कंपनी हिट हो जाती है ना। तो इसलिए तो देखें, अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, पाकिस्तान भी पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का छठा या पांचवा बड़ा मुल्क है। आपने कहा कि इंडिया की अपनी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं बताऊं स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी 2025 या 30 के अंदर इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा चाइना को बीट करने के बाद। ये प्रिडिक्शन आ रही है भाई, ये स्पेस की एजेंसीज के ऊपर। आपको पता स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा जरूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए? हो सकता है उनका एक अपनी रिसर्च होगी, मेरी एक अपनी रिसर्च है, मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि अभी तो वैसे भी हमारा एक यकीन है, तो इंडिया भी बहुत पीछे है और हम उससे आगे निकल रहे हैं और निकलेंगे। मैं नहीं मानता भाई, मैं कैसे नहीं मानते? क्या हम कैसे निकल रहे हैं सर? फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे हमने वो जज्बाती होकर बयानात नहीं देने, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे। ख्याली दुनिया पे मैं नहीं चलता और नाउमीदी मेरे में बिल्कुल नहीं है। और एक मुसलमान होने के नाते तो नाउमीदी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। तो बहरहाल मैं फिर वही कहूंगा कि वो इतने भी आगे नहीं है, ये बस हमारी सोच है कि वो आगे हैं। सर हमारी सोच नहीं, वो कर रहे हैं ना भाई। अभी अगर इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गया भाई वो। अब भी हमें कोई चीज चाहिए जानने के लिए, या हम इस फैक्ट को क्यों नहीं तस्लीम करते, हम क्यों नहीं मानते? दुश्मन दुश्मन ही होता है, हम उनको दुश्मन मानते हैं। और दुश्मन जो होता है उसकी कभी तारीफ नहीं की जाती, तो हम क्यों तारीफ करें उनकी? सर अगर दुश्मन हमसे आगे जा रहा तो भाई ये चीज को मानना पड़ेगा ना। तारीफ देखें कि अगर तारीफ करने से वो, या हमारे तारीफ करने से वो कम तो नहीं हो जाएगा ना बढ़ जाएगा, लेकिन हमें हमारा पता चलेगा कि भाई हम किसी की काबिलियत को कितना एक्सेप्ट करते हैं और हम कितना को डेवलप होने की खुद कोशिश कर रहे हैं। असल में बात यह है ना कि थोड़ी सी मसले मसाइल तो हर जगह होते हैं, हम भी बहुत आगे हैं हमसे। वो चीज में हम बहुत ज्यादा आगे हैं। वो मिसाइल सिस्टम में हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारे से डरती वो इसीलिए है कि हमने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं और ऐसी एटमी टेक्नोलॉजी में ऐसे छोटे छोटे हमने एटम्स बनाए हैं कि हम उनकी जितनी जगह चाहे जब मर्जी उड़ा दें। ये कौन सी बात है? इसीलिए तो वो हमसे डरते हैं। सर आपकी इस बात पर मैं ताली बजाना चाहूंगा पहले, लेकिन अब वो मिसाइल वाली जंग नहीं ना रही सर। सर अभी इकोनॉमी की जंग है, अभी एजुकेशन की जंग है सर। सर वो पहले हम तलवारों से लड़ते थे, एक टाइम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हम तलवारों पर लड़ते थे। तब हमारे मुसलमानों ने उस किस्म की अपने अंदर काबिलियत पैदा की कि सबसे अच्छे तलवार चलाने वाले हजरत अली रजी अल्लाह तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सर उस टाइम के मुसलमानों ने अपने आप को डेवलप किया था सर, अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर काम किया था सर। अब हम नहीं कर रहे ना, मसला ये है सर। आपका निज़ाम जो आपने कहा कि हम मिसाइल में सबसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे भी नहीं है हम, लेकिन हैं अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं है। अगर बात की जाए एजुकेशन की सर, अभी जंगे तलवारों से नहीं होती सर, मिसाइलों की भी जंगे नहीं, इकोनॉमी की जंग है सर। हम इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस पर कब काम करेंगे आप? आपने बहुत लंबी बड़ी अच्छी तकरीर की है, मगर मैं इतफाक नहीं करता। मुसलमान का सारा दारोमदार उसके ईमान, उसके यकीन पे है। हमारा ईमान मजबूत है। आज मुकाबला करके देख लें, ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन सब खत्म हो जाती। जब जंग होती है मशीनें बैठ जाती हैं और खाने को कुछ नहीं मिलता। और मुसलमान, एक ही जो मुसलमान है ना, वो 10 काफरों पे भारी है। और ये इसी चीज पे ईमान है हमारा और यही सच्चाई है, इसी से वो डरते हैं। सर जंग किस चीज पर होती है, किस चीज से जंग करते हैं? ईमान पे होती है ना, यकीन पे होती है। वो तो तनख्वाहदार उनके मुलाजम है सारे फौजी, हम तनख्वाहों पे नहीं लड़ेंगे। जब टाइम आएगा आप देख लीजिएगा। सर फॉर एग्जांपल जंग होती है, आपने कहा कि नो डाउट ईमान बहुत बड़ी ताकत है मुसलमान की, तो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जंग की, तो सर जंग करने के लिए हमें औजार भी तो चाहिए, हमें अपनी तैयारी भी तो चाहिए। आप जब इम्तहान देने के लिए जाओ, आपके पास कलम भी ना हो तो आप इम्तहान जीत सकते हो, आप इम्तहान से पास हो सकते हो? बात
ख्याली कुछ बातें ठीक होती हैं। मैं वही बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल हमने 65 में किया था ना, तो तब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, हमने क्या किया था, हमारे एक एक बंदे ने उनके साथ क्या सलूक किया था। सर 65 की जंग हमारे सामने है सर, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस ये बात कर चुके हैं कि 65 की जंग इंडिया से हारे हैं। अच्छा मुझे पहले आप एक बात बताएं ना, आप शुरू अमेरिका चाइना से हुए थे, इंडिया भी आगे ब्रेक लगी, कोई और भी सवाल करे ना। सर आपने ब्रेक लगवाई है इंडिया पर। आपने मैंने अमेरिका की बात की तो आपको लगा कि इंडिया पर बात करनी बेस्ट है, तो आपने उनकी बात नहीं की, आपने इंडिया पर आके बात, आपने जज्बात पे जज्बाती बहक गए आप, तो मैंने कहा चलो चलता तो चलाने दो। नहीं नहीं ये बात नहीं है, चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा अच्छा दोस्त है, मगर वो हमें इस्तेमाल करता है और हम इस्तेमाल होते हैं। इंडिया से ये है कि हमारे कुछ जज्बात ऐसे हैं, कुछ हमारे मसले मसाइल ऐसे हैं, और हमसायों से कभी भी अच्छी नहीं बनती। अपने घर के हमसायों से देख ले, उनसे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आम उमन लोगों को होती है। तो मैं यही कहूंगा, तो मुझे तो अपने हमसायों से कोई मसला नहीं है। मैंने 100% नहीं कहा, 50% को कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो उनकी अच्छी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से सबसे बेहतर मुसलमान वो है जो अपने हमसायों के लिए बेहतर है, तो क्या हम अपने हमसायों के लिए बेहतर हैं? बिल्कुल, मैं तो जब भी दुआ करता हूँ पहले अपने हमसायों की, मलेदारों की, रिश्तेदारों की करता हूँ। अपनी तो बारी पता नहीं आती भी है नहीं कि नहीं आती, मगर दुआ तो सबसे पहले मैं हमसायों और मलेदारों के लिए करता हूँ। सर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दोबारा टेक्नोलॉजी के लिहाज से आए तो टेक्नोलॉजी में हम कितना रिलायबल कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं सर। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस की भाई अगर आपने इंडिया की बात की तो मैं दोबारा बताता चलूं, इंडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर को स्पेस पर लेके जाने की सोच रहा है, सैटेलाइट के थ्रू, कि अपने दुश्मन को वहीं से बैठकर टारगेट करे। कोई जंग की जरूरत नहीं है, कोई तरवालों की जरूरत नहीं है सर। टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट की जरूरत है, एडवांस हासिल करने की जरूरत है। हम वो नहीं करेंगे तो सर हमारा जज्बा जब ऊपर से मिसाइल आएगा तो क्या करेगा? मैं इसको अफगानिस्तान की तरफ ले जाता हूँ। अमेरिका के पास कितनी टेक्नोलॉजी थी, क्या कुछ नहीं था, कैसे कैसे उन्होंने बम चलाए हैं। तो उधर उनकी टेक्नोलॉजी किधर की थी, उधर भी ईमान था, उधर भी वही पहाड़ थे, वही सब कुछ था, इधर भी वही जज्बा, वही यकीन है। वो अमेरिका से तो ज्यादा इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, हमने उनको भगाया, इनको भी भगा लेंगे। सही। तो सर आपने कहा कि अफगानिस्तान के ऊपर, सर देखे ना उधर नस्लें तबाह हो गई, लोग तबाह हो गए सर। हम पीस की तरफ क्यों नहीं आते, जंग को साइड पे क्यों नहीं छोड़ देते हम? भाई जो है ना, हम पहले दावत अच्छी देंगे, ईमान की देंगे, जब कोई नहीं मानेगा तो फिर तो दूसरी तरह समझाना ही पड़ता है ना। सर ईमान की दावत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उस वक्त इख्तियार की जब सारे साफ खत्म हो गए, हर चीज करके कोशिश की। तो हम पहली बात जंग ही करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई ये काम करेंगे तो फिर ये जंग, सबसे पहले जंग होगी। तो फिर क्या जंग इसीलिए रखी गई थी कि हम लोगों को डराएं इस बात से कि भाई हम जंग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आप शायद आपका अपना एक ख्याल है, ऐसा नहीं है। असल में होता यह है कि अब जब किसी मुसलमान पे, क्योंकि हर मुसलमान हम बहन भाई हैं, अब एक मुसलमान पे कोई जुल्म होगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं हो मुसलमान, मेरे लिए उसके लिए अच्छे जज्बात हैं, अच्छी ख्वाहिशात हैं और अच्छी तमन्नाएं और अच्छी दुआएं हैं। और मैं उनके लिए, अगर मेरे पास मुझे इजाजत दे तो मैं उधर जाके भी उनके लिए तैयार हूँ खिदमत के लिए। ये मुझे, अब मैं इसमें कोई पीछे नहीं हटूंगा किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही। तो आने वाले टाइम में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के इस बारे में सोच रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, दावत तो देनी चाहिए। मुसलमान का पहला काम ही ये है कि दावत दो, समझाओ, समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझे तो हमें, उनको आजादी है अपने मजहब में जिए, मगर हमारे मजहब को ना छेड़े, बस ये असूल है। आपको किससे मसला है, पॉलिटिशियन से या इंडियन अवाम से या हिंदुइज्म से मसला है? ना ना ना, हमें हिंदुओं से मसला है, ना इंडिया की जो अवाम है उनसे कोई मसला है। हमें मसला ये है कि वो किसी भी मुसलमान पे कोई जुल्म ना करें, उनको तंग ना करें, उनको अपनी मजहबी आज़ादी दें और हम उनको भी आज़ादी देंगे, अपने मजहब में जो मर्जी करें। हमको छेड़ेंगे तो हम तो नहीं फिर उनको माफ करेंगे, फिर तो हम पूरा उनको। यकीन करें कि बहुत सारे मुसलमानों से मेरा इंटरेक्शन होता है जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है, वो हमें कहते हैं कि भाई हम इतने खुश हैं जितने आप लोग पाकिस्तान में खुश नहीं हो। कहते हैं कि वहां पर मसले हो जाते हैं, यहाँ पर भी तो मसले हुए थे सर। मॉडल टाउन का मसला देख लिया, यहाँ पर हिंदू तो नहीं थे, सारे मुसलमानों के साथ हुए। वहां पर इतनी बड़ी आबादी रहती है सर, अगर आप देखेंगे तो 1 अरब हिंदू के दरमियान 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं सर। अगर उनमें से छोटा मोटा मसला हो जाए तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए, यानी बड़ा दिल करके। नहीं, ये क्या बात हुई? आप मुझे ये बताएं ना पहले कि एक बंदा आगे कहे कि को जय श्री राम, ये हमारा ईमान, हम नहीं कहते, क्यों कहें? वो उधर जो बंदा नहीं कहता उसको वो काट देते हैं। ये कौन सा ईमान है और ये कौन सा मजहब है और ये कौन सा तरीकाकार है? ये तो आजादी नहीं है ना। इनकी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? और क्या वाकई में ही अगर कोई मुसलमान से आप लोग कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगाते तो मुसलमान को काट देते हैं, इनकी बात पर आप कितना कुछ सहमत हैं या नहीं है, वो भी उसका भी जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं शुक्र ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। नाम आपका? दाऊद तनवीर। दाऊद साहब करते क्या हैं? एमफिल केमिस्ट्री कर रहा हूँ FC कॉलेज से। बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात करूं तो कौन सी कंट्री ज़्यादा आगे है? 3 कंट्रीज का नाम लूंगा, चाइना,
पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया। इंडिया आ गया है, किस हवाले से? कंप्यूटर साइंस में। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें, मेरी ऑडियंस को ज्यादातर समझ नहीं आता। अगर आप अमेरिका की जितनी यूनिवर्सिटीज देखें, काफ़ी इंडियंस वहाँ पे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। चाइनीज़ लोग कम हैं, तो इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को मानते नहीं है। अगर उनको पता भी है कि वाकई में इंडिया डेवलप हो रहा है, अगर साइंस के लिहाज से भी बात करें तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन हम इस चीज़ को मानते क्यों नहीं है? एजुकेशन की कमी है, या हम समझते हैं कि भाई दुश्मन है, उसकी तारीफ नहीं कर सकते? पुरानी बस जड़ें दुश्मनियाँ हैं, उसकी वजह से एक इमेज बैठ गया है कि इंडिया अच्छा नहीं है। अदरवाइज हम एक कंट्री होते तो बहुत एक्सेल करते एज अ होल। जी। तो आप पर्सनली इंडिया को कैसे देखते हैं? इंडिया को मतलब एशियन कंट्री हमारी तरह ही, मतलब कि आपको दुश्मनी का कोई फैक्टर नहीं? नहीं कोई फैक्ट कोई मसला नहीं है। जी। लोग इमिग्रेशन भी तो करते हैं ना आखिर बाहर, वहाँ भी सारे मिलते हैं। बिल्कुल सही। ग्लोबल एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुका है। अगर स्पेस की बात कर ले, स्पेस में देखें ना, इंडिया ने अपनी कैसी जड़ें मजबूत कर ली हैं। सबसे पहले चांद पर उन्होंने ये पता लगाया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद है। दूसरे नंबर पर मार्स पर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पहुंच गए। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, उन्होंने बड़े बड़े नाम अपने नाम किए। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम ऐसे इस लिहाज से तो पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं अपने तौर पे। टाइम लगेगा थोड़ा सा नए आइडिया सीखने में। अगर आईटी की बात करें तो आईटी में हमें इंडिया को बीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? सर ये तो कोर्सेज पे डिपेंड करता है, जितनी एजुकेशन बढ़ेगी, अपडेटेड चीज़ें पढ़ाएंगे, उसमें सारा डिपेंड करता है। आउटडेटेड कोर्सेज हैं, जिस तरह वो जावा स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो वो नई अपडेटेड पढ़ाई जाए। पुराने कोर्सेज जो प्रोफेसर ने पढ़े होते हैं वही पढ़ाते हैं बच्चों को। कुछ नया सिखाएं, प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों को, और नया सिखाएं। आप टीचर हैं? नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट है, मतलब कि अगर आप टीचर होते तो बच्चों को क्या पढ़ाना प्रेफर करते पाकिस्तान के? मॉडर्न अप टू डेटेड चीज़ें, मतलब वही पुरानी टेक्स्ट बुक टाइप चीज़ें नहीं, मतलब रट्टा सिस्टम नहीं। समझ बूझ थोड़ी होनी चाहिए। अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, जापान की, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लो, पाकिस्तानी जाते हैं एज अ वर्कर के तौर पर। लेकिन अगर हम इंडिया देखें तो वेल एजुकेशन में वो जहाँ पर जाकर कंपनी के सीईओज बनते हैं या मैनेजर्स बनते हैं। मैनेजर्स बनने के लिए, सीईओज बनने के लिए, अपना काम करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है जो कि बच्चों को सिखानी चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब दूसरों के लिए आप कमाई का जरिया बने, ना कि खुद कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। दूसरों को भी मौका दें कमाने का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। ये पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले टाइम एक रिपोर्ट निकली जिसके मुताबिक रिसर्च की गई, डाउन न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि तकरीबन 55% पाकिस्तानी चाहते हैं कि बाहर इमिग्रेशन करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको बस हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। यहाँ के हालात आप देख रहे हैं जैसे दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली भी। और यही हर कोई अच्छा फ्यूचर चाहता है, बस अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। ये बात। इधर एक मैंने आपसे पहले एक बंदे का इंटरव्यू किया, वो कहने लगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ इतना ज़्यादा जुल्म होता है कि उनको ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ, अगर ये नारा नहीं लगाओगे तो तुम्हारा सर दर से अलग कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो दुनिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब भी उसके अंदर इस किस्म के लोग पाए जाते होंगे, इस किस्म की मेंटालिटी के लोग पाए जाते होंगे? मैं ये कह रहा नहीं पाए जाते, क्या सबके साथ ऐसे ही होता है? होते होंगे, लेकिन आपने अपना बचाव खुद ही करना होता है। आप उनसे बस ये है कि बहस ना करें, साइड पे हो जाए। उनसे मैसअप करने की ज़रूरत ही क्या है? तो ये बात है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं मज़हब के नाम पे जो आपको तंग करते हैं। खुद उनका भी मज़हब कोई पूरा नहीं होता। तो सही बात है। तो अगर ये इंडिया से लोग जो कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे होता है, जो चंद एक लोग कहते हैं, सारे नहीं कहते, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे लोग बुरे हैं, जो कि पाकिस्तानी में भी चंद एक लोग ऐसे मौजूद है कि जो कहते हैं कि इंडिया सारा ही बुरा है, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, शाही बुराई तो आपके अंदर होती है, कोई रीजन या कोई प्लेस डिटरमिन नहीं करती। वो आपका कैरेक्टर बताता है कि मैं क्या हूँ, कोई मजहब भी नहीं बताता। हाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? किस हवाले से? किसी भी हवाले से। दो मुल्कों के दरमियान प्यार मोहब्बत और इंडिया से जो नफरतें ये खत्म हो सकती हैं? पहले तो ये सवाल को जवाब दें, खत्म करके हमें भाईचारा करना चाहिए या ट्रेड कर लेनी चाहिए या नहीं? देखें, खत्म तो नहीं हो सकती, पासपोर्ट ही लागू हो गए, लेकिन ये है कि फ्रेंडली टर्म्स बनाई जा सकती, ट्रेड इकोनॉमी। अब जोड़ तो नहीं सकते, लैदगी होगी अब। तो ये है कि ट्रेड कर सकते हैं ना, ट्रेड के बारे में विजिट वीज़ा खोल दें, इजीली कर दें, और नफरत कम कर दें। जो पुरानी बातें थी उनको भूल जाए, नए सिरे से इस्टेब्लिशमेंट करें।
वीजे से मुझे याद आया, जब महात्मा गांधी ने ये मुल्क बनाया, जब मुल्क बना हमारा, दोनों मुल्क बने, तो उन्होंने कहा कि मैं वीजा नहीं रखूंगा दो मुल्कों के दरमियान। मैं वो तो चाहते थे कि मैं बंटवारा ही ना करूं, अगर बंटवारा हो भी गया तो दो मुल्कों के दरमियान फ्री होगा, जैसे वीजा जो मर्जी पाकिस्तानी इधर आना चाहिए इधर चले जाए, इंडियन इधर आना चाहिए इधर चले जाए। लेकिन आपके हालात देखने के बाद क्या गांधी की रूह और कायद आजम की रूह दोनों रोती होंगी कि नहीं? अफसोस होता होगा कि इस तरह हो गया, लेकिन क्या कह सकते हैं, बस अब डिवीजन तो हो गई है जी, उसको जोड़ा तो अब नहीं जा सकता। हाँ, चले मैसेज दे दें कोई पीस का। यही कि अमन कायम रखें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं और नफरतें ख़त्म करें।